आनंदपुर राज्य, जहां तीनों भाइयों के सिर से पिता का साया उठ चुका था। बड़े का नाम महेश, जो स्वभाव से शांत और समझदार था। मंजिला का नाम सुरेश, जो बाहर से तो सीधा दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत चालाक था। छोटे का नाम किशन, भोला भाला और अपने भाइयों पर आंख बंद करके भरोसा करने वाला। आज का दिन खास था, क्योंकि आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए एक जगह इकट्ठा थे। और जैसे ही बात शुरू हुई, भाईचारा धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने वाला था, क्योंकि उस दिन तीनों भाइयों का असली चेहरा सामने आने वाला था। तभी बड़ा भाई महेश बोला, देखो, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। इस घर की जिम्मेदारी हमेशा मैंने ही संभाली, इसलिए जायदाद का बंटवारा भी मैं ही करूंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? भैया, मैं तो मंजिला हूँ। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। भैया, आप दोनों मेरे बड़े भैया हो। आप जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर है। आखिर आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? पिता के जाने के बाद मैंने आप दोनों में ही अपना सहारा देखा है। आप जो भी फैसला लेंगे मैं उसे पूरे मन से स्वीकार करूंगा। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और एक मैड है। हम 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मेरा और एक मंजुला सुरेश का होगा, और बचा वह मैड व किशन का होगा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे मंजूर है। क्यों किशन, तुम्हें मंजूर नहीं? क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गए? नहीं भैया, ऐसा मत सोचिए। आप जो भी फैसला करेंगे वही मेरे लिए सही है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, खेतों का फैसला हो गया। अब बारी है उस चीज की जो हमारे लिए सिर्फ जमीन नहीं, पिताजी की आखिरी निशानी है। चलो चलते हैं आम के पेड़ के पास, जो पिताजी ने अपने हाथों से लगाया था। तीनों भाई उस पुराने आम के पेड़ के पास आ पहुंचे। वो पेड़ आज भी वैसा ही खड़ा था, जैसे पिताजी की यादों को संभाल कर रखे हुए हों। पेड़ की 2 बड़ी डालियां थीं और दोनों ही डालियों पर आम भर भर कर लगे हुए थे। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका भी बंटवारा कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डालियां हैं और एक जड़। तो ऐसा करते हैं, एक डाली मेरी होगी और एक डाली मंजिला सुरेश की, और जो जड़ वो किशन के हिस्से में आएगी। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप दोनों मुझसे बड़े हो, आपकी बात मैं आखिर कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी ये मंजूर है। अब तीनों भाई घर के सामने आकर खड़े हो गए, क्योंकि घर का बंटवारा भी होना था। तो ठीक है, अब बारी है इस घर की। इसमें 4 कमरे हैं और एक छत है। तो ऐसा करते हैं, 2 कमरे मेरे होंगे और जो 2 कमरे बचेंगे वो मंजिला सुरेश के होंगे, और जो ऊपर छप्पर वाला छत है वो किशन के हिस्से में आएगी। महेश के इस फैसले से किशन के दिल को बहुत गहरा दुख पहुंचा। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गई, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन बड़े भाई के सम्मान में उसने अपने शब्दों को वहीं रोक लिया और चुपचाप उसे फैसले को भी मान लिया। इसी खामोशी के साथ घर का बंटवारा भी पूरा हो गया। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर का बंटवारा तो हो गया, लेकिन एक जरूरी चीज जो आप शायद भूल ही गई। अरे सुरेश, वो कौन सी जरूरी चीज है जिसे मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे उसके बारे में याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए थे। आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं? हाँ, याद आ गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में बड़ा भाई महेश घर के अंदर से एक मटका लेकर आया, जिसमें पुराने जमाने के सिक्के भी रखे हुए थे। इसमें 2 तरह के सिक्के हैं, एक वो जो अभी के समय में चलते हैं, और दूसरे बहुत पुराने जमाने के, हमारे दादा के समय के, जो खास तरह की धातु से बने हुए हैं। तो भैया, इन सिक्कों का बंटवारा कैसे करेंगे आप? तो सुनो, जो सिक्के अभी के जमाने में चल रहे हैं वो मैं और मंजिला भाई सुरेश बांट लेंगे, और जो बचे पुराने सिक्के हैं वो किशन के हिस्से में आएंगे। इस तरह दोनों बड़े भाइयों ने चालाकी से सारे कीमती सिक्के भी अपने पास कर लिए। देखो किशन, इन पुराने जमाने के सिक्कों में अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। तुम इन्हें ले जा सकते हो। इस तरह दोनों बड़े भाइयों ने वो 4 पुराने सिक्के किशन को थमा दिए। भैया, आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे अपने पास रख लिए। शायद मेरी तकदीर में बस यही 4 सिक्के लिखे थे, तो मैं इन्हें भी खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। किशन उन सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा होता है, तभी बड़ा भाई कहता है,
अरे किशन, तुम पगला गए हो क्या? क्या तुमने सुना नहीं बंटवारा हो चुका है? इस घर में अब मैं और सुरेश रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुम्हें खपरेल वाली छत दी गई है। अब तुम वहीं जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब ये घर सिर्फ हम दोनों का हुआ। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। घर बसाया ही था कि सब कुछ बिखर गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा और किसके सहारे जाऊंगा भैया? अरे किशन भाई, ये बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब बंटवारा चल रहा था। अब क्या फायदा पछता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह दोनों बड़े भाइयों ने किशन और उसकी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया और देखते ही देखते वो दोनों गांव के बाहर नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। है ईश्वर, ये हमारे साथ क्या हो गया? अब ना घर का रहे ना घाट का। अब ये जिंदगी कैसे चलेगी? 2 वक्त की रोटी तो दूर, 1 रोटी भी नसीब नहीं होगी। अब बस रोते रहो, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। मेरी किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोल बोल कर तुमने उन्हें इतना सम्मान दे दिया और अब देख लिया नतीजा। अब भुगतो। गोरी, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब तुम ही बताओ, मैं उनसे सवाल जवाब कैसे करता? मैंने तो हमेशा उन्हें अपना बड़ा माना है और उसी रिश्ते की इज्जत की है। अच्छा, तो तुम्हारे बड़े भाइयों ने तुम्हारे लिए छोड़ा ही क्या है? सब कुछ तो खुद रख लिया। खेत के नाम पर सिर्फ मैट दे दी, पेड़ के नाम पर जड़ दे दी और घर के नाम पर सिर्फ छत दे दी और पैसों के नाम पर ये पुराने जमाने के 4 सिक्के। क्या यही था तुम्हारे हिस्से में? गोरी, अब बस भी करो। और कितने ताने मारोगी? जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। अब उन बातों को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दी ये सब बातें। अब बताओ, आगे क्या करोगे? क्या खाओगे? कैसे चलाओगे जिंदगी? कुछ तो सोचो, मुझे बताओ, हम किया करेंगे। अब मैं क्या करूं गोरी? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। एक काम करता हूँ, मैं गांव के मुखिया के पास जाता हूँ। शायद इन पुराने सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए पैसे मिल जाए। कम से कम कुछ सहारा तो मिल जाएगा। किशन उन पुराने सिक्कों को लेकर एक छोटी सी उम्मीद दिल में लिए धीरे धीरे गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके मन में बस एक ही सोच थी, शायद इन सिक्कों के बदले कुछ सहारा मिल जाए। अरे किशन, तुम यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मुखिया जी, मेरे पास ये 4 पुराने सिक्के हैं। क्या उनके बदले आप मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं, ताकि मेरा और मेरी पत्नी का गुजारा हो सके? अरे किशन, ये सिक्के तो बिल्कुल बेकार है। अब इनका चलन कब कब खत्म हो चुका है। भला इन पुराने 4 सिक्कों के बदले तुम्हें कौन पैसे देगा? सच में किशन, तुम बहुत भोला हो। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, क्या यही दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रखा था? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरा घर छिन गया, मेरा सहारा चल गया। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ लुट गया। देखो किशन, तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की पूरी बात मेरे कानों तक भी पहुंची है और सच कहूं तो जो कुछ मैंने सुना उसे सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। उन दोनों भाइयों ने सब कुछ तो खुद रख लिया और तुम्हें सिर्फ पुराने 4 सिक्के दे दिए। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। ईश्वर, ऐसे भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में सुख लिखा ही नहीं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब तो समझ नहीं आता मैं अपनी पत्नी को कौन सा सुख दूं और आगे की जिंदगी कैसे चलाऊं। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी पे आसानी से दया नहीं करता, लेकिन तुम्हारी हालत देख के आज मेरा कठोर दिल भी पिघल गया है। एक काम करो, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पे काम करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें इतनी मजबूरी दूंगा जितनी गांव के किसी और मजदूर को नहीं देता। और वैसे भी इस समय तुम दोनों के पास कोई सहारा नहीं है। हाँ मुखिया जी, अब मैं आपके यहाँ काम करूंगा और मेरी पत्नी भी मेरे साथ काम करेगी। आपने आज मुश्किल समय में हमारा साथ देकर हम पर बहुत बड़ा उपहार किया है। ठीक है किशन, तुम कल सुबह खेत पे काम करने आ जाना। और हाँ, ये सिक्के तुम अपने पास ही रखो। क्या पता ये पुराने सिक्के आगे चल के तुम्हारी किस्मत की निशानी बन जाए।
किशन उदास मन से अपनी छोटी सी कुटिया की तरफ लौट पड़ा। उधर उसकी पत्नी बेसब्री से रास्ता देख रही थी। किशन अपनी पत्नी के पास आकर धीरे धीरे मुखिया जी से हुई सारी बातें उसे बताने लगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब हमें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब देखो गौरी, तुम ज्यादा बातें मत बनाओ। हमें काम मिला है और कल से काम पर जाना है। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। अब आगे का सोचो। इस तरह दिन गुजरते गए। किशन और गोरी रोज मुखिया के खेतों पर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उन्हें रोजी रोटी का एक सहारा मिल गया। उनकी मेहनत रंग लाने लगी और देखते ही देखते खेतों में फसल लहराने लगी। उधर दूसरी तरफ दोनों बड़े भाई आपस में बातें कर रहे थे। भैया, इस साल तो किस्मत ने हमारा खूब साथ दिया है। देखिए, इस साल हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हुई है। हाँ भाई, इस साल फसल सच में बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस साल अच्छी खासी आमदनी होगी। चलो अब घर चलते हैं, कल फिर आकर बाकी काम देखेंगे। अरे गोरी देखो, सुबह से दोपहर हो गई है, खाने का वक्त भी हो गया। चलो अब कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? घर में जो भी रूखा सूखा था वही बांध कर ले आई हूँ। अब चुपचाप बैठो और जो है वही खा लो। थके हारे किशन और गोरी खेत के एक किनारे जाकर बैठ गए और फिर अपना सादा खाना खाने लगते हैं। तभी अरे गोरी, क्या हुआ? तुम अचानक खाना खाने क्यों बंद कर दिया? सब ठीक तो है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रही थी। क्यों गोरी, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो, मुझे बताओ ना। देखो ना किशन, हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही कब तक मेहनत करते रहेंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा भी कोई संतान हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने? हाँ गोरी, मैं भी कई बार यही सोचता हूँ, लेकिन करे भी तो क्या करें? ये सब हमारे हाथ में कहाँ, ये तो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। पता नहीं हम किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। लगता है जैसे ऊपर वाले ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। आज हम बेघर होकर भटक रहे हैं। ना अपने सिर पर छत है, ना कोई जमीन जायदाद, और ना ही हमारी गोद भरने वाली कोई संतान। हाँ गोरी, तुम सही कहती हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला भी हमारे साथ नहीं है। किशन और गोरी आपस में बैठे बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक एक नन्ही सी चिड़िया उड़ती हुई आई और आकर उनके पास ही जमीन पर बैठ गई। अरे गोरी देखो तो, ये छोटी सी चिड़िया हमारे पास आकर बैठ गई। लगता है इसे बहुत भूख लगी है। हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ गोरी, तुम इसे थोड़ा सा खाना खिला दो। शायद भूख के मारे ये यहाँ चली आई है। गोरी ने अपने खाने में से थोड़े से चावल निकालकर उस चिड़िया के आगे डाल दिए। चिड़िया कुछ देर तक चुपचाप चावल चुगती रही। फिर उसने एक पल के लिए गोरी की तरफ देखा और कुछ ही देर बाद वहां से उड़ गई। घर जाकर गोरी ने कहा, सुनो किशन जी, जरा ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। मुझे तुमसे एक जरूरी काम करवाना है। पर गोरी, ये फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बात कर रही हो? अचानक ऐसा क्या काम आ पड़ा? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस मेरे साथ चलो। एक जरूरी काम है जो अभी करना है। क्या ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो इस रात के वक्त करना पड़ रहा है? आज हम वही काम करने जा रहे हैं जो हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। गोरी की बात मानकर किशन ने चुपचाप हावड़ा उठा लिया। फिर दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में उस खेत की मेड़ तक पहुंचे जो बंटवारे में किशन के हिस्से में आई थी। गोरी, ये तो वही हमारी मैड है जो हमें बंटवारे में मिली थी। और वहां देखो, जहां फसल लहला रही है और पानी लगा हुआ है, वो दोनों खेत मेरे बड़े भाइयों के हैं। और जहां हम खड़े हैं, बस यही छोटी सी मैड हमारे हिस्से में आई है। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। अब देर मत करो, इस मैट को अभी के अभी तोड़ दो। अरे गोरी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर मैंने ये मैड तोड़ दी तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैड के बिना खेत का पानी कैसे रुकेगा और खेती कैसे बचेगी? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये समस्या तुम्हारे भाइयों की है, हमारी नहीं। ये मैड हमारे हिस्से में आई है। अब इसे तोड़े या रहने दे, ये हमारी मर्जी है। अरे वाह गोरी,
मुझे तो आज पता चला कि तुम कितनी समझदार हो। सच में, अब मेरी समझ में आ गया है। इस तरह गोरी और किशन ने मिलकर खेत की सारी मैट तोड़ दी, जिससे पानी का बहाव रुक नहीं पाया और धीरे धीरे पूरा पानी खेतों में फैल गया। देखते ही देखते खड़ी फसलें बर्बाद होने लगी। अगली सुबह जब दोनों बड़े भाई खेत पर पहुंचे, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल तो बर्बाद हो गई। कितनी मेहनत से इस बार फसल लगाई थी, इतनी अच्छी उम्मीद थी। सोचा था इस साल कमाई होगी, शायद कुछ सोने के गहने में भी ले लूंगा, लेकिन सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों बुरी तरह बर्बाद हो गए। कितनी मेहनत से फसल लगाई थी, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन अब ज्यादा पानी भर जाने से पूरा खेत खराब हो गया। अरे भैया, देखो तो सही, किसी ने खेत की मैड ही तोड़ दी है। अब जब मैड ही नहीं रहेगी तो पानी को रोका कैसे जाएगा? जरूर ये काम किशन का होगा, जरूर उसने होशियारी की होगी। महेश और सुरेश दोनों भाई टूटे हुए मन से घर आ जाते हैं और अपनी पत्नियों को सारी बात बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? लेकिन मेरी बात सुनो, अगर फसल बर्बाद भी गई है तो कोई बात नहीं, हमारे पास आम के पेड़ तो है ना, कम से कम उनसे कुछ सहारा मिल जाएगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन अभी आम पकने में समय है। कम से कम 12 से 15 दिन और लगेंगे। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे ना तो हम उन्हें बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ सुरेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बस यही एक रास्ता बचा है। अगर ये भी नहीं चला तो हम सच में मुश्किल में पड़ जाएंगे। उधर दूसरी तरफ किशन अपनी पत्नी से बोला, अरे गोरी, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में मैड तोड़कर बड़ा काम कर। किशन जी, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। जो हुआ वो उन्हीं के कर्मों का फल है। लेकिन सुनो, आज रात हमें एक और काम करना है। अरे गोरी, अब इस बार तुम क्या करने की बात कर रही हो? पहले मैड वाला काम कर दिया, अब फिर ऐसा कौन सा काम है? अरे बुद्धू, अब तुम बस देखते जाओ। ये बात मैं तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करो। शाम होते ही गोरी और किशन एक कुल्हाड़ी लेकर उसी आम के पेड़ के पास पहुंचे, वही पेड़ जो बंटवारे में उनके हिस्से में आया था। सुनो जी, क्या यही वह आम का पेड़ है जो बंटवारे में हमारे हिस्से में आया था? हाँ गोरी, ये वही आम का पेड़ है। बंटवारे में इसकी एक डाल बड़े भैया के हिस्से आई थी और दूसरी डाल मझले भैया के हिस्से में आई थी। सुनो जी, ये तो समझ आ गया कि एक डाल बड़े भैया के हिस्से और दूसरी मझले भैया की है, लेकिन हमारा हिस्सा कौन सा है? हमारे हिस्से में इस पेड़ का कौन सा भाग आया था? अरे गोरी, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, हमारे हिस्से में सिर्फ इस पेड़ की जड़ आई है। न डाल हमारी, न फल हमारे, बस जड़ ही हमारे हिस्से है और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, अगर इस पेड़ की जड़ हमारा हिस्सा है तो फिर इस जड़ को रखना है या हटाना है, यह फैसला भी हमारा ही होगा। अब इसमें किसी और का हक नहीं है। दोनों पति पत्नी ने मिलकर कुल्हाड़ी चलाई और देखते ही देखते आम का पेड़ जड़ से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ के गिरते ही एक जोरदार आवाज गूंज उठी। उधर आवाज सुनकर महेश और सुरेश दोनों दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। गुस्से में दोनों भाइयों ने किशन और गोरी को वहीं पकड़ लिया। अच्छा, तो ये सब तूने किया है किशन? हमसे बदला ले रहा था क्या? आज तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये पेड़ का जड़ हमारा हिस्सा है, हम इसे रखें या काटें, इससे तुम्हें क्या मतलब? हमने अपने हिस्से के साथ कुछ भी किया है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। रुको भैया, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। इन्हें राजा के पास ले चलते हैं, वहीं इन्हें इन दोनों को कोड़े की सजा दिलवाते हैं, तभी इन्हें समझ आएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा सुरेश। इन्हें अब ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। चलो इन्हें राजा के पास ही ले चलते हैं। वहीं जाकर इन दोनों को उनकी करनी की सजा मिलनी चाहिए। रात भर किशन और गोरी को उन दोनों बड़े भाइयों ने एक कमरे में बांध कर रखा। जैसे ही सुबह हुई, दोनों पति पत्नी को राजा के पास ले आए। राजा साहब, इन दोनों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। इन्होंने हमारी फसल बर्बाद कर दी और हमारा आम का पेड़ भी काट दिया। अब तुम दोनों बताओ तुमने क्या किया है, लेकिन सच कहना। ध्यान रहे, अगर झूठ बोला तो तुम्हें कठोर सजा दी जाएगी।
इसके बाद गौरी और किशन ने आगे बढ़कर राजा के सामने पूरी सच्चाई बता दी। राजा ने शांत होकर सारी बात ध्यान से सुनी और जब पूरा सच सामने आ गया तो राजा ने तुरंत न्याय करते हुए फैसला सुनाया। गलत आरोप लगाने और अन्याय करने के कारण दोनों बड़े भाइयों को राजा ने दरबार से बाहर निकाल दिया और इस तरह सच की जीत हुई और अन्याय का अंत हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप उन दोनों पति पत्नी के जगह होते तो क्या करते, कमेंट्स में बताओ। और जिसे ये बात समझनी चाहिए उसे जरूर ये कहानी शेयर करें। मैं रोज ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाती हूँ, इसलिए मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।